हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलिन इंडिया यूट्यूब चैनल। आप सबकी डिमांड पे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट एंटीबायोटिक मास्टर क्लास सीरीज़, जिसमें मैं ए टू जेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करूँगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, किस कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी हमारी, और उस कंडीशन में अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक क्या आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। डिटेल में समझेंगे, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इस मास्टर क्लास को देखने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरी गारंटी है। बट आपको एक ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको इस मास्टर क्लास को सीरियसली देखना पड़ेगा और प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस एंटीबायोटिक मास्टर क्लास का फ़ायदा उठा सकेंगे, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने के लिए और एंटीबायोटिक के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का, इस मास्टर क्लास की ये एक वीडियो नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बेसिक के बारे में, जो सभी लोग भूल चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बैटलफील्ड पे जाने से पहले कुछ बेसिक हथियार समझ लो। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर ये नहीं समझा तो आगे का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रॉमिस करता हूँ, छोटा रखेंगे, प्रैक्टिकल रखेंगे और सिर्फ वो ही चीज़ें पर डिस्कस करेंगे जो ओपीडी और वार्ड में काम आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में। आप सबने भी पढ़ा होगा, मुझे भी पता है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल क्या होता है, बट आपको इनका प्रैक्टिकल मीनिंग पता है? मैं आपको बताता हूँ। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है, ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारते हैं, मीन्स दुश्मन को गोली मारी और काम खत्म। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं, मीन्स दुश्मन को जेल में डाल देते हैं। गोली नहीं मारते बट उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्रैक्टिकली कब फ़र्क पड़ता है? ज़्यादातर इन्फेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बाकी काम कर देता है। फ़र्क कब पड़ता है? जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम खराब हो, मीन्स इम्यूनो कंप्रेसिव पेशेंट हो, मीन्स कोई पेशेंट हो जिसको कैंसर हो, एचआईवी हो, या फिर ट्रांसप्लांट हो रखा हो किसी ऑर्गन का, उस कंडीशन में फ़र्क पड़ता है। या फिर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है, मीन्स ब्रेन में ब्रेन के जो इम्यून सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल का फ़र्क पड़ता है। मीन्स अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपको उस कंडीशन में पेशेंट को बैक्टीरियोसिडल देने पड़ेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक से काम नहीं करेगा। अगर मैं क्लिनिकल पार्ट की बात करूं, मेनिंजाइटिस हो गया या फिर एंडोकार्डिक कोई भी कंडीशन होगी, इस कंडीशन में हमेशा बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक दो, बैक्टीरियोस्टैटिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करता। तो इस कंडीशन में आपको क्या देना है, आपको पेशेंट को बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक देनी है, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं देनी। तो ये था बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक का प्रैक्टिकल मीनिंग। सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रम के बारे में। आप सबने भी पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होती है, और क्यों हमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए। इसको मैं एक कंडीशन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे घर में एक चूहा घुस गया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, एक आप मॉस्किटो ट्रैप लेकर आ सकते हो जो सिर्फ चूहे को पकड़ेगा। ऑप्शन सेकंड है आपके पास पूरे घर में पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दो, चूहा भी मरेगा लेकिन तुम्हारे पेट्स और कैट भी मरेंगे, गार्डन के इंसेक्ट भी मरेंगे और तुम्हारे बच्चों को भी एलर्जी हो सकती है। तो इसमें नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, मॉस्किटो ट्रैप है, मीन्स ये सिर्फ टारगेटेड बैक्टीरिया को ही मारेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, वो पेस्टिसाइड बॉम्ब है जो क्या करेंगे, सब कुछ मारेंगे, इंक्लूडिंग तुम्हारे गट के नॉर्मल फ्लोरा भी। तो अब मैं बात करता हूँ क्यों नैरो स्पेक्ट्रम पहले ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे कोलेट्रल डैमेज कम करता है, मीन्स जो गट के माइक्रोब्स होते हैं वो बचते हैं, वो डैमेज नहीं होते नैरो स्पेक्ट्रम का यूज़ करने से। रेजिस्टेंस कम बनती है, जितना आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करोगे उतना ही हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कॉस्ट कम है, अमोक्सिक्लिब सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मीज़ोपेरम। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं प्रैक्टिकली इसका मतलब की बात करूं, अगर किसी पेशेंट को सिंपल थोर हुआ है विद फीवर हुआ है, उस कंडीशन में अमोक्सिक्लेव देना एक सही अप्रोच मानी जाएगी, बट सेफ्ट्रेक्सोन देना ये गलत अप्रोच है। ऐसे ही किसी पेशेंट को सिंपल यूटीआई हुआ है तो नाइट्रोफ्यूरेटोन देना एक सही अप्रोच है, बट मीज़ोपेरम देना ये एक गलत अप्रोच है। अगर किसी पेशेंट का ओपीडी में कोई पेशेंट आया है निमोनिया के साथ तो अमोक्सिक्लेव हाई डोज में देना एक सही अप्रोच है। आईवी पेनिसिलिन देना ये एक गलत अप्रोच है।
क्लिनिकली अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं, हर इन्फेक्शन को सेफ्ट्रैक्सोन से मारना इजी है, लेकिन इजी और राइट सेम चीज़ नहीं है। आज तुम सेफ्ट्रैक्सोन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट जब सच में ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट की बॉडी क्या हो जाएगी, सेफ्ट्रैक्सोन से रजिस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश रखो, पहले आपको नैरो स्पेक्ट्रम ही यूज़ करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी। थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगा कल्चर और सेंसिटिविटी के बारे में। आप सबको पता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है, बट उसकी रिपोर्ट क्या होती है, 3 दिन के बाद आती है। हाँ, रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी, तब तक क्या करोगे? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? नहीं, इसके लिए आपको 2 अप्रोच अपनानी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर आती है एम्पिरिकल थेरेपी, जिसमें क्या होता है, अंदाजे से लेकिन एजुकेटेड तरीके से आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है। जब कल्चर रिपोर्ट नहीं है तो तुम बैटरफील्ड के हिसाब से गैस कर सकते हो। मींस अगर यूटीआई हुआ है, प्रोबेबली इकोलाई की वजह से होता है, तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन या फिर सिक्जिम स्टार्ट करो। कॉमन निमोनिया हुआ है, प्रोबेबली स्टेप्टोकोकस निमोनियासिस की वजह से होता है, मोक्सिक्लेव हाई डोज स्टार्ट करो। ये अंदाज़ा नहीं है, ये एक एजुकेशन गेस्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि बैटलफील्ड के हिसाब से आप पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हो। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है टारगेटेड थेरेपी। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट के आ जाने के बाद सही गोली मारी जाती है। मींस जब पेशेंट की कल्चर रिपोर्ट आ जाती है तब आप एंटीबायोटिक चेंज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर रिपोर्ट। अगर मैं कल्चर रिपोर्ट की बात करूं कि भेजना कब कब होता है कल्चर, तो अगर किसी पेशेंट को सिंपल थोर हुआ है तब कल्चर भेजना ज़रूरी है? नहीं। अगर सिंपल यूटीआई हुआ है, इस कंडीशन में भी कल्चर भेजना कोई रिक्वायर्ड नहीं है। निमोनिया विद एडमिशन हुआ है, हाँ, इस कंडीशन में आपको कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, हाँ, ज़रूर भेजना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को सेप्सिस हुआ है तो ये तो ज़रूरी ही हो जाता है पेशेंट का कल्चर सेंसिटिविटी चेक, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना। अगर मैं क्लिनिकली पार्ट करूँ, कल्चर भेजने का मतलब यही नहीं है कि एंटीबायोटिक रोको। पहले कल्चर भेजो, फिर तुरंत एंटीबायोटिक स्टार्ट करो। दोनों साथ में स्टार्ट करो। कल्चर रिपोर्ट आने के बाद मेडिसिन्स में चेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर रिपोर्ट। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगा ओरल वर्सेस आईवी। इंजेक्शन लगाओ जल्दी ठीक हो जाओगे वाला मिथ, ये सुनना बंद करो और अपने पेशेंट को भी समझाओ। आईवी एंटीबायोटिक इज नॉट ऑलवेज स्ट्रोंगर देन ओरल। कुछ एंटीबायोटिक की ओरल बायोअवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आईवी देने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अमोक्सिक्लेव है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 80 से 90% रहती है और आईवी की भी 100 से 90% रहती है। लियोफ्लोक्सासिन की बायो अवेलेबिलिटी 99% होती है और आईवी की भी 99% होती है। मेट्रोनिडाजोल की ओरल अवेलेबिलिटी 100% रहती है और आईवी की भी सेम ही रहती है। ऐसे ही लिनिजोलाइड जो है उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, जो इक्वल होती है आईवी के भी। आईवी कब देने की ज़रूरत पड़ती है? पेशेंट खा नहीं सकता, वोमिटिंग हो रही है, अनकॉन्शियस है, इस कंडीशन में आईवी दो। सीरियस इलनेस हुआ है, पेशेंट को सेप्सिस हुआ है या फिर मेनिंजाइटिस हुआ है, इस कंडीशन में आईवी दो। ड्रग की ओरल फॉर्म नहीं है, एम्पिसिलिन प्रैक्टिकली ओरली नहीं मिलता, वैंकोमाइसिन आईवी देना ही पड़ता है। स्पीड चाहिए, सेप्सिस में 1 घंटे के अंदर आईवी एंटीबायोटिक चाहिए। क्लिनिकली अप्रोच की अगर मैं बात करूं, पेशेंट एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक होता है, ये पेशेंट का मिथ है। तुम्हारा काम है सही बात बताना, पेशेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग आईवी नहीं लगाना। एजिथ्रोमाइसिन की ओरल बायो अवेलेबिलिटी और आईवी रूट से दिया जाने वाला एजिथ्रोमाइसिन की बायो अवेलेबिलिटी सेम रहती है, तो इस कंडीशन में आपको आईवी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओरल से भी काम चल सकता है। अगर आईवी देते हो, आईवी एक तो कॉस्टली होता है और दूसरा क्या होता है, पेशेंट को दर्द भी होता है। तो ये चीज़ समझना, इस चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ करना कि इंजेक्शन से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। तो राइट एंटीबायोटिक चूज़ करो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए।
लास्ट में मैं क्विक समरी आपको प्रोवाइड करता हूँ। बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरिया को किल करते हैं, स्टैटिक उसको बढ़ने से रोकते हैं। नैरो ब्रॉड में क्या डिफरेंस है? नैरो एंटीबायोटिक क्या है? मॉस्किटो ट्रैप है। ब्रॉड क्या है? पेस्टिसाइड की एग्जांपल से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। कल्चर की अगर मैं बात करूँ किस किस कंडीशन में कल्चर भेजना है, आपको पता चल चुका है। और जब तक कल्चर की रिपोर्ट नहीं आती तो आप बैटरफील्ड के अकॉर्डिंग पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ओरल वर्सेस आईवी की अगर मैं बात करूँ तो आईवी रूट देना इज़ नॉट ए गुड डिसीजन, बिकॉज ओरल एंटीबायोटिक की भी बायो अवेलेबिलिटी सेम ही होती है जैसे आईवी की होती है। अब हम बेसिक हमने कवर कर लिया है। अब असली बात, दुश्मन कौन है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था एंटीबायोटिक मास्टर क्लास वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर लेक्चर 1, जिसमें हमने डिटेल में समझा एंटीबायोटिक्स के बारे में। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।